हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने क्लासेस को, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट। इससे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी और मेनली बहुत दिनों की मेहनत यहाँ पे आके सफल होगी इस एक्सपेरिमेंट से। तो मेनली हम पढ़ने जा रहे हैं पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट। क्या होता है इसको थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है इसका सेटअप, फिर उसके बाद इसका रिजल्ट, और फिर इसके साथ साथ ये याद रखिएगा कि प्रोसेस में हुआ क्या है, ठीक है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, तो हम लोग इस पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट में ये करेंगे कि लाइट को क्या करेंगे, लाइट को किसी कंपाउंड के सॉल्यूशन से गुजारेंगे, ठीक है। दैट मीन्स लाइट को क्या करेंगे, हम किसी कंपाउंड के सॉल्यूशन में भेजेंगे। यानी कुल मिलाकर के अगर सीधा सीधा बोला जाए तो मान लीजिए कि ऐसे कोई कंपाउंड रखा होगा, इस कंपाउंड के साइड से मैं क्या करूँगा, टॉर्च जलाऊँगा, ठीक है। और टॉर्च जलाने के बाद इस लाइट का जब इस कंपाउंड के सॉल्यूशन में इंटरेक्शन होगा, दैट मीन्स ये लाइट इसके साथ इंटरेक्ट करेगी, तो किस तरीके से बिहेव कर रही है, बस इसी को देखना है मुझे, ठीक है। यानी लाइट का बिहेवियर इस कंपाउंड के रिस्पेक्ट में देखना है, ठीक। और उस बिहेवियर के आधार पे हमको क्या करना है, रिजल्ट निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मतलब मेन कहानी आपको समझ में आ गई कि लाइट को किसी कंपाउंड के सोल्यूशन में हमको क्या करना है, डालना है, और उसके बाद उसके बिहेवियर को चेक करना है। तो चूंकि एक एक्सपेरिमेंट है तो इस एक्सपेरिमेंट में चीज़ों को आपको पकड़ना पड़ेगा। क्या पकड़ना पड़ेगा, एक सेटअप बैठाना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। जैसे नॉर्मली हम टॉर्च जलाएं, कंपाउंड रखे हों या सोल्यूशन रखे हों और डायरेक्ट सोचे तो ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे हर चीज़ को बारीकी से। तो सबसे पहली चीज़ तो हम जानते हैं कि हम लाइट लेने वाले, क्या लेने जा रहे हैं, लाइट। अब अगर हम लाइट लेने जा रहे हैं तो लाइट की कहानी आप सभी लोगों को पता है। लाइट यानी प्रकाश, और प्रकाश क्या होता है सर, वो एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। क्या है प्रकाश, यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट की अगर मैं बात करूं तो कैसे चलती है लाइट, ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, और इसके साथ साथ ऐसे चल रही होती है। यानी लाइट जो होती है कुछ इस तरीके से, इसके अंदर तीन चीज़ें नज़र आएंगी। लाइट के अंदर आपको तीन तरीके से रेज नज़र आएंगी। नहीं समझे सर, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इसका जो नेचर होता है अगर आप देखोगे तो तीन तरीके से नज़र आएंगे इसके अंदर रेज। अगर एक ही रेज जा रही है तो एक के साथ कितनी नज़र आएंगी, तीन। एक अकेली वेव नज़र नहीं आएगी, एक ऊपर की ओर जा रही होगी, एक नीचे की ओर जा रही होगी, मतलब ऐसे आपको नज़र आएगा, ठीक है। अलग अलग वेवलेंथ की लाइट होती हैं तो अलग अलग तरीके से वो क्या कर रही होती हैं, चल रही होती हैं। दैट मीन्स ऐसे आप सीधा सीधा देखा जाए तो कैसे नज़र आ रही है, ऐसे में आपको समझ में आ रहा होगा कि एक जाल टाइप में चल रहा है, ठीक है ना। एक जाल बनाते हुए ये चल रही हैं, ठीक है। मुझे लाइट नहीं पढ़ाना, मैं सिंपल ये बता रहा हूँ कि भैया जो लाइट होती है वो कॉम्प्लेक्सिटी को दर्शाते हुए चल रही होती है तो स्ट्रेट, बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप बारीकी से ऑब्जर्व करोगे तब लाइट आपको ऐसे नज़र आएगी। ऐसे मतलब ध्यान से देखेंगे तो एक नेट के तरीके से, ठीक है। मेनली लाइट इसी तरीके से आपको दिखाई देनी चाहिए, लेकिन आपको दिखाई देती नहीं है क्योंकि आप देख नहीं सकते, ठीक है। लेकिन आप ऑब्जर्व करोगे लाइट को तो इस तरीके का पैटर्न आपको नजर आएगा। तो हमको इससे लेना देना नहीं है, हम लोग इतना जानते हैं कि कोई भी वेव है तो हर वेव की अपनी क्या होती है, वेवलेंथ होती है, ठीक है। और उस वेवलेंथ के आधार पर हम लाइट को देखेंगे तो लाइट कई तरीके की हमको नजर आएगी, ठीक है। अब हमको उसमें भी ज़्यादा जानकारी नहीं लेनी है, हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं और ये देखना चाह रहे हैं कि हम इन कई सारी लाइटों में सिर्फ एक लाइट लेने जा रहे हैं और वो है मोनोक्रोमैटिक, ठीक है। कौन सी, मोनोक्रोमैटिक लाइट लेंगे। अब मोनोक्रोमैटिक लाइट का मतलब, मोनो मतलब होता है एक और क्रोमैटिक मतलब होता है कलर, ठीक है। एक कलर वाली लाइट लेंगे। एक कलर वाली लाइट मतलब सीधा सीधा बोला जाए तो सेम वेवलेंथ वाली लाइट,
क्योंकि लाइट के अंदर कई सारी रेज होती हैं, कई सारी वेव्स होती हैं, उनकी वेवलेंथ क्या होती है, अलग अलग। उसमें से हम कौन सा लेंगे सर, हम मोनोक्रोमेटिक लाइट लेंगे, जिसमें वेवलेंथ जो होगी उस लाइट की क्या होगी, सेम, है ना, सेम वेवलेंथ वाली लाइट हम लेने जा रहे हैं। ओके, क्लियर है, बिल्कुल। जैसे सन के अंदर से जो रेज आती है, मतलब सन से जो रेज आती है, क्या वो मोनोक्रोमेटिक लाइट है, नहीं, उसके अंदर कई अलग अलग कलर होते हैं। और सीधी सीधी बात बोली जाए तो हर लाइट मतलब उसके अंदर कई सारे वेव्स होते हैं और सभी वेव्स की वेवलेंथ क्या होती है, अलग अलग होती है। लेकिन हम कौन सा लेंगे, मोनोक्रोमेटिक लाइट लेंगे। भले ही मोनोक्रोमेटिक लाइट ले रहे हैं, लेकिन वो चलेगा तो ऐसे ही चलेगा, ठीक है ना। चलने का जो डायरेक्शन होगा वो ऐसा नहीं होगा कि एकदम ऐसे एक ही करके चल रहा है, ठीक है, चलेगा तो ऐसे ही चलेगा। अगर आपको फील आ रहा हो तो, नहीं फील आ रहा है तो मैं एक थोड़ा सा फील और देता हूँ। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़े होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी में आपको पता होगा कि जो रेडिएशंस होते हैं, रेडिएशन कैसे निकलते हैं, जैसे आपको फील्ड बताए गए होंगे, है ना, ऐसे बताया गया होगा। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो ऐसे ऐसे करके आपको बताएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है ना, तो वो मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे मान लीजिए। ओके, और फिर उसके बाद बताया गया होगा कि अगर मान लीजिए जो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, अगर वो क्या कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन नॉन एक्सीलरेटेड है, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी निकलेंगी और वो इन दोनों के क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। तो इस तरीके से बनाती है कहानी, यानी इस तरीके से कहानी बन रही होती है। सेम वही कहानी मैंने यहाँ पे रखी है। जैसे ये यहाँ पे फिगर बन रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है, यानी तीनों अपने आप में परपेंडिकुलर होते हैं। वैसे ही मैंने 3 लाइन ली और तीनों को मैंने अगर परपेंडिकुलर अरेंज किया होगा तो कुछ इस तरीके का फिगर हमको नजर आएगा, ठीक है। मेनली लाइट ऐसे ही नजर आती है, पूरा आउज गाउज होती है, लेकिन हम लोग उसमें से कौन सा लेंगे, मोनोक्रोमेटिक लाइट लेंगे, ठीक है। चलिए, अब मोनोक्रोमेटिक लाइट लेना है, ये बात समझ में आ गई। क्यों ऐसा किया, क्योंकि बहुत सारी लाइट को डालने पे हर लाइट अपने अनुसार, यानी हर वेवलेंथ की प्रॉपर्टी अलग अलग होगी, ठीक है ना। हर वेवलेंथ की प्रॉपर्टी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो हर वेवलेंथ की जो लाइट होगी, यानी हर कलर वाली लाइट अलग अलग तरीके से बिहेव करेगी। तो अगर मैं एक अलग अलग टाइप की लाइटों को एक साथ सोल्यूशन में डालूंगा तो मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो अलग अलग आएगा, ठीक है। इसीलिए हम कौन सा लाइट डालेंगे, मोनोक्रोमेटिक, ताकि हमको रिजल्ट क्या मिले, सेम मिले, वेरिएशन ना आए, ठीक है। एक टाइप की लाइट रहेगी तो वही एक टाइप की लाइट कैसा बिहेव कर रही है ये देखना है मुझे। क्लियर है, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब लाइट समझ में आ गया भाई, लाइट डालनी है तो लाइट कैसी होनी चाहिए, मिल गया। तो अब हम कोई लाइट सोर्स ले रहे हैं जिससे हमको क्या मिलने वाला है, जिससे हमको मिलने वाला है मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब आपको जस्ट बताया गया कि लाइट जो होती है हमेशा कैसी होती है, सीधी नहीं होती है, ऐसे ऐसे नहीं होगी। अगर मैं उतना ज़्यादा ना डीप समझाऊँ तो ऐसे ऐसे तो नहीं होगी, है ना। क्या लाइट की जो सभी रेज हैं वो क्या एकदम सीधी होंगी, नहीं। लाइट की जो रेज होंगी वो ऐसे 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 इस तरीके से होंगे, समझ पा रहे हैं। यानी जब ये लाइट सोर्स होगा तो इस लाइट सोर्स से जो लाइट निकलेगी कुछ इस प्रकार की निकलेगी, ठीक है। यानी जो लाइट सोर्स लिया है यहाँ से लाइट कुछ इस तरीके से निकलने वाली है। मैं इसको ऐसे ही बना देता हूँ, इसको फील करिएगा, ऊपर नीचे हर रोड ट्रैवल कर रही होंगी, ठीक। अब ये जो लाइट सोर्स है इसके अंदर से जो लाइट गई है इसको हम लोगों ने कहाँ डाल दिया, इसको हम लोगों ने डाल दिया भाई पोलराइजर के अंदर। कहाँ डाल दिया है, पोलराइजर के अंदर। यानी लाइट सोर्स से जो लाइट है अब वो जाएगी पोलराइजर के अंदर। यहाँ से अच्छे से समझेंगे, लाइट सोर्स की लाइट चली गई पोलराइजर के अंदर। अब पोलराइजर क्या है सर, तो ये एक प्रिज्म है, इसको निकोल प्रिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निकोल प्रिज्म। इस प्रिज्म को अगर मैं सीधा सीधा नाम दूं, या पोलराइजर को अगर सीधा सीधा नाम दूं, तो इसको मैं चलनी बोल सकता हूं, सीव, या छननी बोल सकता हूं, ठीक है। इसका काम क्या है, चालने या छानने का। सीधा सीधा ये अलग अलग तरीके की लाइट है, मतलब अलग अलग डायरेक्शन वाली लाइट है। इन सभी लाइट को क्या कर देना है, एक सिंगल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, सिंगल डायरेक्शन में। सीधा मतलब बोलूँ तो कई सारी डायरेक्शन में है, तो इन सभी डायरेक्शन में से मुझे क्या करना है, एक डायरेक्शन वाली लाइट को पकड़ के लेके आना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक पोलराइजर लगा दिया। पोलराइजर में मेनली कुछ इस प्रकार का शेप होता है कि जैसे आप देखेंगे तो छोटे छोटे क्या बने रहते हैं, जैसे चलनी के अंदर छोटे छोटे क्या बने रहते हैं, छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, बोल सकता हूँ मैं। तो वैसे ही इस पोलराइजर के अंदर भी क्या होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे। ये तो दिखाने के लिए आपको क्या लग रहा है, बहुत बड़े बड़े कट नज़र आ रहे हैं, ठीक है।
बट ये जो आपको कट है ना बीच में, ये प्लेट है या निकोल प्रिज्म है, तो इसके अंदर बीच में छोटे छोटे क्या है, कट है। ये कट छोटे मोटे नहीं, बहुत छोटे हैं, दैट मीन्स अल्ट्रा फाइन कट है, अल्ट्रा फाइन कट। समझ पा रहे हैं? अब इस अल्ट्रा फाइन कट से जब लाइट जाएगी तो क्या होगा, ये पोलराइजर इस पूरी लाइट जो अलग अलग डायरेक्शन में है एक डायरेक्शन में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, अब ये एक डायरेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी लाइट, दैट मीन्स जो अलग अलग डायरेक्शन में थी अब वो लाइट एक डायरेक्शन में आ जाएगी। ठीक है, और इस चलनी से सिर्फ वही पास करेगी लाइट जो इस चलनी के या इस अल्ट्राफाइन कट के पैरेलल होगी, है ना। सभी लाइट नहीं पास करेंगे, सिर्फ वही लाइट पास करेंगी जो क्या होंगी, इस अल्ट्राफाइन कट के पैरेलल होंगी। सीधी बात है ना भाई। अगर मान लीजिए सपोज कर लीजिए ये दरवाज़ा है, ठीक है, और इस दरवाजे से हम बड़ी सी लकड़ी लेके आ रहे हैं, ये इतनी बड़ी लकड़ी है, ठीक है, इतनी बड़ी लकड़ी। अगर मैं इस लकड़ी को ऐसे उठा के ऐसे ले जाऊँ, ऐसे मार्कर पकड़ के लेके चलते हैं, सबसे बेटर ऑप्शन है। ये मार्कर है मेरा, इस मार्कर को अगर मैं कैसे लेके जाऊँ, सीधा लेके जाऊँ, सीधा लेके जा रहा हूँ तो इसके अंदर चला जाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसे लेके जाऊँ तो जा पाएगा नहीं। तो वही चीज़ है, जो इस कट के पैरेलल होगी जो लाइट, वही क्या होगी, इसके अंदर जा पाएगी, अदरवाइज वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो पोलराइजर क्या कर रहा है, चालने का या छानने का काम कर रहा है। सेम डायरेक्शन वाली लाइट को एक पास कर दिया, बाकी को छान के हटा दिया, यही काम हुआ, है ना। अब हो गया। अब ऐसा नहीं कि सिंगल एक लाइट गई होगी, बहुत सारी लाइटें गई होंगी, मैं सिंगल एक से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि सिर्फ ऐसी वाली लाइट ही गई है सीधा। ठीक है, अब ये लाइट जाएगी कहाँ पे, तो मेनली ये वाली जो लाइट है ये पहुँचेगी एक सैंपल सेल में। ठीक है, ध्यान देंगे, लाइट सोर्स से इस तरीके की लाइट पोलराइजर में गई, पोलराइजर से जब बाहर निकली तो छन के लाइट निकली। ठीक है, अब ये लाइट कहाँ जाएगी, तो ये लाइट जाएगी आगे। मैं यहाँ पे नीचे कर रहा हूँ, आप आगे बना देंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक सैंपल सेल होगा। सैंपल सेल क्या होता है, या सीधा सीधा बोलूँ तो मैं, इसके अंदर होगा सॉल्यूशन। क्या होगा, सॉल्यूशन। क्या होगा, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसका सर, तो सर किसी कंपाउंड का क्या होगा, सॉल्यूशन। कोई कंपाउंड होगा उसका क्या होगा, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब हमको पता है, सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन मतलब होता है, ध्यान देंगे सर, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, यस सर नो। तो सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सॉल्यूट का मतलब वो कंपाउंड होगा, सॉल्यूट कौन होगा, कंपाउंड। वो कंपाउंड क्या होगा, सॉल्यूट होगा। ठीक है, और ज़्यादातर सॉल्वेंट के रूप में कौन आएगा, वाटर। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो पानी के अंदर वो कंपाउंड, जिस कंपाउंड का हमको नेचर देखना, अभी आगे बता दूंगा उस कंपाउंड के बारे में, फिलहाल में समझिएगा। तो उस कंपाउंड को हम लोगों ने पानी के अंदर घोल दिया, एक सोल्यूशन बना दिया। अब ये सोल्यूशन है इस किसके अंदर, इस सैंपल सेल के अंदर, जिसकी लेंथ भी मान लो, इस सैंपल सेल की लेंथ मैं मान लेता हूँ कि कितनी है, L है। कितनी है, L। ठीक है, थोड़ा सा छोटा नजर आ रहा होगा इसलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्या है, L। और कोई भी सोल्यूशन होगा तो उसका अपना एक कॉन्सेंट्रेशन होगा, बिल्कुल। तो इसका भी क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन होगा। इसके कॉन्सेंट्रेशन को मान लो C है, इस सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, C। सैंपल सेल जो रखा गया है उसकी लेंथ कितनी है, L, और सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, C। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन तो मेनली समझ में आ रहा होगा ना, व्हाट इज द मीन्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, बता सकते हैं। कंफ्यूजन है, सोल्यूशन के अंदर आपको पढ़ना है कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म आपको शुरुआती दौर में ही पढ़ा दिया जाता है। मेनली क्या होता है कि विलायक के रिस्पेक्ट में विलेय की मात्रा कितनी है, दैट मीन्स सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में सॉल्यूट की कितनी मात्रा है, ठीक है, या सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में सॉल्यूट की कितनी मात्रा है, उसी के कंपोनेंट को या उसी की क्वांटिटी को हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म से दर्शाते हैं। सिर्फ आप इतना अभी समझेंगे। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब किसी के रिस्पेक्ट में किसी की मात्रा देख रहे हैं। मेनली किसकी मात्रा हम देख रहे होंगे, किसकी क्वांटिटी देख रहे होंगे, सॉल्यूट की क्वांटिटी देख रहे होंगे, या तो सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में या तो सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है ना, सीधा सीधा मतलब कि ये सॉल्यूट इस सॉल्यूशन के अंदर कितना अपना वो रखता है, क्या रखता है, कितना भाग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी पूरे सॉल्यूशन के अंदर इसका इफेक्ट कितना है, ले दे के इतना समझिए। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। तो कभी भी सोल्यूशन आएगा दैट मीन्स क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, C, लंबाई कितनी, L। अब ये जो लाइट है क्या होगी, इस सैंपल सेल से क्या होगी, बाहर आएगी, बाहर जाएगी। सर बाहर पहले अंदर तो जाए, तो सबसे पहले क्या जाएगी, अंदर। अब ये लाइट जब अंदर जाती है तो दो चीज़ें हो सकती हैं।
दो चीज़ें कौन कौन सी, पहले मैं इस वाली चीज़ को मिटा दूँ। मेनली याद रखेंगे पोलराइजर मतलब निकोल प्रिज्म, ठीक। तो अब ये लाइट गई अंदर, तो देखा गया दो चीज़ें हो सकती हैं। कितनी चीज़ें? दो। अब एक चीज़ तो ये हो सकती है कि ये लाइट जब इस सोल्यूशन के अंदर पास की, ठीक है, तो हुआ ये कि जब ये बाहर आ रही है लाइट, 100% श्योर है कि जब लाइट अंदर जाएगी तो बाहर तो आएगी। तो जब इस सोल्यूशन से बाहर आ रही है तो जैसे गई थी वैसे नहीं है, यानी ऐसे है अभी, हाँ है ना, ऐसे है, लेकिन जब बाहर आ रही है तो ऐसे ही नहीं है, वो हल्की सी क्या है, या तो इस साइड मुड़ी हुई है या तो इस साइड मुड़ी हुई है। अदरवाइज या तो जैसे गई थी वैसे ही आ गई, सीधा गई थी तो सीधे ही आ गई। समझ पा रहे हैं? तो दो कंडीशन बने, फिर से मैं बोलते रहा हूँ। लाइट सोर्स जब पोलराइजर के अंदर गया तो फिर छन गया, छनने के बाद वो लाइट जब सैंपल सेल के अंदर गया तो दो कंडीशन पैदा हुए। या तो वो लाइट क्या हो गई, जिस डायरेक्शन में थी उसी डायरेक्शन में बाहर आ गई, या तो हल्का सा मुड़ गए। समझ पा रहे हैं? तो दो केसेस बन जाएंगे यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से या तो लाइट जैसे गई थी वैसे ही आ जाए, आर यहाँ पे जो लाइट है वो हल्की सी क्या हो जाए, मुड़ जाए। मान लो ऐसे थी पहले, तो या तो ऐसे मुड़ गई आर, या तो ऐसे मुड़ गई, ठीक है। क्लियर है? ये तीन केसेस बन गए ना। तीन मतलब ये दोनों तो सेम है ना, सेम मतलब मुड़ने वाले केसेस हैं। डिफ्लेक्ट हो गई है तो ये डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं, है ना, जबकि यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं, नो डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे नो डिफ्लेक्शन, यहाँ पे डिफ्लेक्शन। क्लियर है? अब दो चीजें नजर आई, या तो डिफ्लेक्शन या तो नहीं, ठीक। अब इस आधार पे हम लोग उस कंपाउंड की पहचान करते हैं। समझ पा रहे हैं? सोचिएगा ध्यान से। इसमें ये बताइए कि इसमें मेन कौन था, ये जो पूरा क्रियाकलाप हो रहा है उसका कारण है वो कंपाउंड। कौन है? कंपाउंड। बाद में एनालाइज किया गया इस चीज को कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पहले केस में हम देखें तो एक में डिफ्लेक्शन हो रहा है, एक में डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। दो केसेस बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि दोनों एक साथ बनेंगे। मतलब एक बार गुजारा उसी कंपाउंड से तो डिफ्लेक्शन ही नहीं हुआ, एक बार गुजारा तो डिफ्लेक्शन हो गया। सेम कंपाउंड होगा तो सेम प्रॉपर्टीज। अगर मान लो पहली बार में तुमने गुजारा डिफ्लेक्शन नहीं, तो दूसरी बार में भी लाइट आप पास करोगे, सेम कहानी करोगे, तो हमेशा डिफ्लेक्शन वो शो करेगा, कभी नहीं शो करेगा डिफ्लेक्शन, ठीक है। और अगर वो शो कर रहा है तो हमेशा शो करेगा, ये बात पहले समझ लो। तो एक्चुअल में इस पूरे खेल में जो लाइट है वो अगर चेंज हो रहा है तो उसका कारण बन रहा है ये कंपाउंड, ठीक है। और ये चीज़ आप कैसे मतलब एनालाइज करोगे कि भैया डिफ्लेक्शन हुआ है कि नहीं, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे जस्ट लगा देते हैं एनालाइजर। क्या लगा देते हैं? एनालाइजर। याद रखेंगे, एनालाइजर से हम ये बात समझ पा रहे हैं कि लाइट डिफ्लेक्ट हुई है कि नहीं, ठीक है। तो एनालाइजर लगा होगा आगे, ठीक है। वो एनालाइजर एक्चुअल में कैसा होगा, तो मेनली मैं एनालाइजर आपको दिखाना चाहूँगा, या यहीं पे देख लीजिए। मेनली होगा क्या कि यहाँ पे क्या होगा, 0 डिग्री, 0 डिग्री के इधर -10 डिग्री, -20 डिग्री, -30 डिग्री, ऐसे क्या दिए होंगे, एंगल दिए होंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी +10 डिग्री, यहाँ पे +20 डिग्री, +30 डिग्री, तो ऐसे क्या होंगे, एंगल दिए होंगे, कितना डिफ्लेक्ट हो रही है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 20 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ, सॉरी यहाँ पे तो 10 होगा, यहाँ पे 10 डिग्री और यहाँ पे क्या होगा, 20 डिग्री। तो अगर ध्यान से देखें तो ये कितना डिफ्लेक्ट हो गई है, 20 डिग्री। जो मैंने अभी मतलब बनाया है उस हिसाब से तो ये कितना लग रहा है, 20 डिग्री क्या हो गई है, पॉजिटिव साइड में डिफ्लेक्ट हो गई है, ऐसे लग रहा है ना। चलिए ठीक है, यहाँ पे -10 डिग्री, यहाँ पे -20 डिग्री और -30 डिग्री, ऐसे चल रहा होगा। तो ये एनालाइजर है। एनालाइजर पे एंगल रिप्रेजेंट किया जाएगा और उस एनालाइजर के थ्रू हम देख पाएंगे कि लाइट कितना डिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है। कहानी समझ में आ गई। लेकिन ये पूरा जो डिफ्लेक्शन वाला कहानी है वो किसके थ्रू चल रहा है, कंपाउंड के थ्रू, ठीक है। तो अब सीधी सीधी बात करें, है ना, सीधी सीधी बात करते हैं। मेनली ऐसा कंपाउंड जिसके संगत में आने पे या जिसके अंदर लाइट जब जा रही है तो लाइट क्या हो जा रही है, मतलब जिसके कांटेक्ट में या जिसके इन्फ्लुएंस में लाइट जब जा रही है उसके पास
तो वो कंपाउंड उस लाइट को क्या कर दे रहा है, डिफ्लेक्ट कर दे रहा है। समझ पा रहे हैं? तो उस कंपाउंड को हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, ऐसा कंपाउंड जो क्या कर दे रहा है, यहाँ पे लिखते हैं, ऐसा कंपाउंड जो क्या कर दे रहा है, डिफ्लेक्ट कर दे रहा है ना, डिफ्लेक्शन शो करा दे रहा है, तो उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं तो वो कंपाउंड क्या कहलाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, और अगर डिफ्लेक्शन शो नहीं करा पा रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है ना, इनएक्टिव कंपाउंड है। इसका मतलब उस बेचारे का लाइट से लेना देना नहीं है। ठीक है ना, लाइट उसके पास आ रही है तो नॉर्मल बिहेव कर रहा है, उसके लिए मतलब कुछ भी नहीं है। ठीक है, और इसके लिए लाइट के लिए मतलब लाइट आ रही है तो इसका मतलब इससे लाइट के पास कराने पे इसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है और इस इफेक्ट के कारण लाइट क्या हो जा रही है, चेंज हो रही है। यानी लाइट के साथ कोलैबोरेट कर रहा है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, जबकि ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड लाइट के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं शो कर रहा है। कैसा शो कर रहा है कि हमारा लाइट से लेना देना नहीं है, जबकि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इंटरैक्ट कर रहा है लाइट से, और जब भी इंटरेक्शन होगा तो लाइट क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हम किसको बोलेंगे, जो डिफ्लेक्शन शो कराएगा। जो डिफ्लेक्शन शो नहीं कराएगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है, तो ये हम पहचान सकते हैं कि कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं है। ठीक है, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि इसको हम जान भी लेंगे तो क्या समझेंगे। ठीक है, अभी तो बहुत सारी चीज़ें हमको समझनी है ना। तो मेनली अगर हम जान लेते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन सा है और कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, तो हमको ये समझ में आ गया ना कि भाई ये लाइट के साथ बिहेव अलग कर रहा है, और यही ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड किसके अंदर आते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर। ठीक है, समझ पा रहे? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ही किसके अंदर आएंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर। यानी ऐसे कंपाउंड जो लाइट के साथ बिहेवियर क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, यानी उस लाइट जब उनके साथ आ रही है तो उसके बिहेवियर को क्या कर दे रहा है, चेंज कर दे रहा है। तो ऐसे कंपाउंड को ही हम स्टडी, उन्हीं कंपाउंड की स्टडी हम करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर। मेनली ऑप्टिकल आइसोमर्स होते क्या है भैया, उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होता है और क्या होता है, IUPAC नेम भी सेम होता है, बट क्या चीज़ें चेंज होती हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके अंदर देखिए अरेंजमेंट थोड़ी सी क्या होगी, चेंज, और उस अरेंजमेंट के चेंज होने से ये क्या करते हैं, लाइट के साथ अलग बिहेवियर शो करते हैं। देखिए मेन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड या ऑप्टिकली आइसोमर्स के अंदर मेनली वो कंपाउंड आएंगे जो लाइट के साथ अपना बिहेवियर दिखाते हैं, यानी इंटरैक्ट करते हैं। सीधा बोलूँ मैं तो ऐसे कंपाउंड जो लाइट के साथ इंटरेक्शन दिखाते हैं वही कंपाउंड किस में रखे जाते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर, और उन्हीं को हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं। ठीक है, और वो पूरी घटना क्या कहलाती है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक, अब इसमें कई सारी चीज़ें नज़र आनी चाहिए। अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो पहले तो इतना आप नोट कर लेंगे तो फिर मैं आगे आपको समझा रहा हूँ। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने, अब समझिएगा कहानी को। ये तो पूरा का पूरा आप ध्यान में रखेंगे तो अच्छी बात है। मेनली अगर हम बात करें यहाँ से, तो इसी चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता था कि भैया जो यहाँ से चीज़ें देखी जाए तो दो हो गई हैं। एक तो एंगल जो था वो 0 डिग्री था पहले, अभी भी कितना है, 0 डिग्री। दैट मीन्स वो जो लाइट आई है वो क्या है, 0 डिग्री पे है अभी भी। दैट मीन्स कोई रोटेशन नहीं हुआ है, नो रोटेशन। लाइट रोटेट हुई है नहीं, तो नो रोटेशन। और एक दूसरा कंडीशन ये बन सकता है कि थीटा क्या हो जाए आपका, 0 के बराबर ना हो। तो 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, हल्का सा डिफ्लेक्शन तो आया है, हल्का पूरा ज़्यादा कितना आया उससे हमको लेना देना, मतलब डिफ्लेक्शन क्या है, आया है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ है, रोटेशन, यानी घुमाव आया है एंगल उस लाइट के अंदर। और रोटेशन आएगा तभी क्या होगा, वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहलाएगा। अगर नहीं आया तो नहीं। अब ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे। अब देखिए थीटा 0 नहीं है, हम लोग मैथ के अंदर थोड़ा सा ये पढ़ते हैं कि x इज इक्वल टू नॉट 0, तो x इज इक्वल टू नॉट 0, तो x तब 2 हो सकता है, या तो वो x पॉजिटिव हो या तो निगेटिव होगा।
जब 0 नहीं है तो या तो x क्या होगा, पॉजिटिव होगा, या तो x क्या होगा, पॉजिटिव, या तो x निगेटिव। यस और नो? इतना तो हम लोग भी जानते हैं ना, और मैथ वाले तो अच्छे से जानते होंगे कि भैया x इज इक्वल टू नॉट 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू पॉजिटिव और x इज इक्वल टू निगेटिव। तो वैसे ही जब थीटा 0 नहीं है तो इसका मतलब थीटा पॉजिटिव हो सकता है और थीटा निगेटिव हो सकता है। यस और नो? बिल्कुल। तो थीटा क्या हो सकता है भाई, या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो थीटा निगेटिव हो सकता है। ठीक है, निगेटिव। अब अगर थीटा पॉजिटिव हो रहा है, दैट मीन्स थीटा पॉजिटिव हम ले रहे हैं, तो इसका मतलब जो रोटेशन है वो कैसा है, क्लॉकवाइज है। ठीक है, मैथ मत लगाइएगा यहाँ पे प्लीज, बिकॉज एंगल की बात करें तो मैथ के अंदर एंटी क्लॉकवाइज जब रोटेशन होता है तब हम पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, यानी ये जो लाइट है वो रोटेट हो रही है कैसे, क्लॉकवाइज, तब हम इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव। और अगर क्या हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दिखा रही है, तो हम क्या लेंगे, निगेटिव। ठीक है, जब आप एंगल लेते हैं मैथ के अंदर तो आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो क्या लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है। आई बात समझ में? और जब आप क्लॉकवाइज चलते हैं तो निगेटिव लिया जाता है। यहाँ पे क्लॉकवाइज चल रहा हूँ तो एंगल क्या लिया जा रहा है, पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो निगेटिव। बैठ के 10 मिनट सोचिए पहले। ठीक है, अब देखिए इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेशन। क्या नाम देंगे इसको, डेक्स्ट्रो रोटेशन। ठीक है, इसको यहाँ पे मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ, और डेक्स्ट्रो रोटेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेशन। और यहाँ पे अगर एंटी क्लॉकवाइज यानी थीटा निगेटिव है, दैट मीन्स इसको हम लोग बोलते हैं लीवो रोटेशन। नीचे दिख रहा है, ठीक, तो लीवो रोटेशन, यानी क्लॉकवाइज हुआ तो डेक्स्ट्रो रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो लीवो रोटेशन। अब क्वेश्चन आता है कि आप कैसे पहचानोगे कि ये रोटेशन जो है डेक्स्ट्रो है या लीवो। भले आपके सामने कोई कंपाउंड रख दिया तो सबसे पहली चीज आपके माइंड में क्या आनी चाहिए कि ये चेक करना कि ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग सोचेंगे तो फिर आप लोग कैसे एनालाइज कर पाएंगे? नहीं, अभी तक आपके पास कोई तरीका है नहीं है। तो आप लोग फिर से वही दिमाग लगाएंगे कि हमको ये पूरा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके हम बता सकते हैं कि वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है कि नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ को साइंटिस्टों ने भी सोचा कि भाई कैसे हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड थे उनके बारे में ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उनको बहुत सारे रिजल्ट निकल के आए, और उस रिजल्ट के बिहाफ पे उन लोगों ने बोल दिया कि आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं। हम बताते हैं तरीका, आप बिना एक्सपेरिमेंट के बता सकते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है कि नहीं। पहली चीज़ तो उन्होंने इस चीज़ का तरीका तो दे दिया कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं, इस चीज़ का तरीका उन्होंने दे दिया। अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक, लेकिन दूसरी बात जब आई कि मान लीजिए अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो उसके अंदर जो रोटेशन हो रहा है भाई 100% रोटेशन होगा, तो वो डेक्स्ट्रो रोटेशन शो कर रहा है कि लीवो रोटेशन शो कर रहा है। समझ पा रहे हैं? ये कैसे बताएंगे? तब साइंटिस्टों के पास कोई जवाब नहीं था। दैट मीन्स उन्होंने ये बोला कि मैं ये बता सकता हूँ बिना इस एक्सपेरिमेंट के कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं, लेकिन ये नहीं बता सकता बिना एक्सपेरिमेंट के कि वो डेक्स्ट्रो रोटेशन शो कर रहा है कि लीवो रोटेशन। इस बात को याद रखेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेशन या लीवो रोटेशन शो करने के लिए हमको क्या चेक करने के लिए हमको एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ेगा। बिना एक्सपेरिमेंट के हम नहीं बता सकते। बाकी कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है वो हम कैसे बता सकते हैं, वो हमारे पास तरीके हैं। ठीक है, उस तरीके से हम समझ लेंगे। क्लियर है? तो याद रखिएगा, ये बिना एक्सपेरिमेंट के आप नहीं बता सकते। नॉर्मली हमारे पास अभी एक स्टार्ट होगा नॉमेनक्लेचर, जहाँ पे मैं डीएल नॉमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा आपको, आरएस नॉमेनक्लेचर या आरएस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, उसको मैं दिखा रहा हूँ। तो वहाँ पे आपको ऐसे एज्यूम करने के लिए बता दिया जाता है कि भाई देखो ये डेक्स्ट्रो है, ये लीवो है। ठीक है ना, डीएल जब पढ़ाऊंगा तो डी का मतलब डेक्स्ट्रो, एल का मतलब लीवो, लेकिन वो क्या होगा, वो 100% श्योर नहीं होगा। आरएस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर भी हम लोग यही करेंगे, लेकिन वहाँ भी वो 100% श्योर नहीं होगा। ठीक है, 100% श्योरिटी तभी मिलेगी जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे। ठीक है,
तो ये बात याद रखेंगे। तो जब क्लॉकवाइज यानी डेक्स्ट्रो और एंटी क्लॉकवाइज मतलब लीवर। क्लियर है? तो इस एक्सपेरिमेंट में आपको ये चीज़ें क्लियर कर लेनी चाहिए। अब दूसरी बात आती है, ये तो इतनी बात हो गई, दूसरी बात नहीं, ये तीसरी बात है। चलिए तीसरी बात समझते हैं। तो मेनली अब बात आती है थीटा की, ठीक है? किसकी बात आती है? थीटा की। थोड़ा सा थीटा को देख लीजिएगा। तो ये थीटा है, ये थीटा का इफेक्ट, मतलब ये थीटा है, ये क्या दिखा रहा होगा? एंगल ऑफ रोटेशन, है ना? ये शो कर रहा होगा एंगल ऑफ रोटेशन, कि कितना रोटेट हुई है वो लाइट। ठीक है, मेनली ध्यान देंगे, एंगल ऑफ रोटेशन शो करेगा। अब ये एंगल ऑफ रोटेशन जो आप देख पाओगे, ध्यान से समझिएगा, वो दो तरीके की होती है, हम सबको पता है। बट क्या ये जो थीटा है वो इफेक्टेड होता है? क्या ये जो थीटा है वो इफेक्टेड होता है कि नहीं होता है, किन्हीं चीज़ों से? तो मेनली ध्यान देंगे कि ये जो थीटा यानी एंगल ऑफ रोटेशन है वो इफेक्टेड होता है। दैट मीन्स इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। किससे इफेक्ट पड़ता है? तो दो चीज़ों से। सबसे पहली चीज़, जो हम लोगों ने सैंपल सेल लिया था, है ना? सैंपल सेल के अंदर क्या लिया है? कंपाउंड। तो सैंपल सेल की लंबाई कितनी है और इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ठीक है? ध्यान देंगे, जो थीटा होता है वो कैसा काम कर रहा होता है कि सैंपल सेल की लंबाई कितनी है और कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ठीक है? मेनली अगर बात करोगे थीटा की, किसके रिस्पेक्ट में? कॉन्सेंट्रेशन एंड लेंथ के रिस्पेक्ट में। तो कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में कैसा शो होता है, मतलब कैसी चीज़ें बता रहा होता है? तो मेनली ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन दोगे आप, उतना ज़्यादा एंगल ऑफ रोटेशन शो होगा, ठीक है? यानी एंगल ऑफ रोटेशन उतना ही बढ़ेगा। दूसरी बात, ये जो थीटा होता है वो सैंपल सेल की लेंथ के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड जितना ज़्यादा लेंथ होगी सैंपल सेल के, उतना ज़्यादा एंगल ऑफ रोटेशन होगा, ठीक है? क्लियर है? अब ध्यान से समझेंगे, थीटा जो होता है वो क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन से के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना बढ़ाओगे उतना बढ़ेगा। अब मैं इन सबको सबमर्ज कर सकता हूँ, हाँ या ना? तो मैं लिख सकता हूँ थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल इंटू सी होगा। अब यहाँ पे मुझे क्या लाना पड़ेगा? कांस्टेंट लाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लेके आऊँगा? कांस्टेंट। थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे अल्फा। क्या हो जाएगा? अल्फा। अल्फा इज अ कांस्टेंट, ठीक है? और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास? एल इंटू सी। और इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रोटेशन। ये क्या है? स्पेसिफिक रोटेशनल कांस्टेंट। कांस्टेंट होने से क्या फ़ायदा है? एल बढ़ाओगे थीटा बढ़ेगा, सी बढ़ाओगे थीटा बढ़ेगा, लेकिन अल्फा के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक बार क्वेश्चन में पूछ लिया गया था, ये बताइए अगर हम एल बढ़ाएंगे तो अल्फा के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? देयर आर नो इफेक्ट ऑन अल्फा। पड़ेगा किस पे? थीटा पे, ठीक है ना? अब मैं यहाँ से चीज़ों को चेंज कर दूँ, दैट मीन्स अल्फा की वैल्यू निकालूँ तो अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा थीटा अपॉन एल सी, हो जाएगा। ये बन जाएगा आपका स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू। क्लियर है? अब यहाँ से चाहे तो आप क्या कर सकते हैं? वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? हाँ या ना? कैसी वैल्यू आप वहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसको देखेंगे हम लोग। तो अल्फा इज इक्वल टू इतना है। अब ध्यान से समझेंगे क्या कि थीटा की अगर हम यूनिट की बात करें तो कितना होता है? थीटा क्या होता है? डिग्री में, है ना? थीटा कितना होता है? का यूनिट क्या होता है? डिग्री। एल मतलब लेंथ है, और लेंथ को हम लोग किस में लेंगे? डेसीमीटर में, ठीक है ना? हाँ, डी एम, डेसीमीटर। सी का मतलब कॉन्सेंट्रेशन का टर्म है, इसको हम लोग लेंगे ग्राम पर एम एल में, ग्राम पर एम एल में। अब इतनी बातें याद रखेंगे। अब समझिएगा ध्यान से, मैंने क्या कर लिया कि वो जो ट्यूब था या ये जो स्पेस सेल की ट्यूब है, ये मेनली क्या है? एक ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर रखा गया है। तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी ले ली? 1 dm ले ली, 1 डेसीमीटर ले ली। और जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना ले लिया? 1 ग्राम पर ml ले लिया, ठीक है? तो अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे पुट करूँगा तो क्या मेरे पास आएगा? मेरे पास जो आएगा वो कुछ ही आएगा कि अल्फा इज इक्वल टू थीटा अपॉन, नीचे सब 1 हो गया कि नहीं हो गया? दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया? थीटा। थीटा आ गया। तो अगर हम बात करें तो क्या है स्पेसिफिक रोटेशन? तो स्पेसिफिक रोटेशन कुछ और नहीं है सर, ये क्या है?
ये थीटा के बराबर है, दिख रहे हैं यहाँ पे, थीटा के बराबर है। कब बराबर है? जब हम उस ट्यूब को, मतलब कोई हम ऐसा ट्यूब ले रहे हैं जिसकी लेंथ क्या है, 1 डेसीमीटर है, और उसके अंदर जो सोल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 1 ग्राम पर ml है, तो उस कंडीशन में जो एंगल ऑफ रोटेशन होगा वही स्पेसिफिक रोटेशन कहलाता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक रोटेशन मतलब कि भैया जो ट्यूब है उसकी लेंथ कितनी है, 1 डेसीमीटर, तो 1 डेसीमीटर की ट्यूब में 1 ग्राम पर ml वाले कॉन्सेंट्रेशन को रखने पे जितना एंगल ऑफ रोटेशन आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रोटेशन कहते हैं। क्लियर है? तो स्पेसिफिक रोटेशन समझ में आ गया ना। स्पेसिफिक रोटेशन को लेके आप रोएंगे नहीं, सिंपल चीज़ है कि स्पेसिफिक रोटेशन मतलब, फिर से एक बार, कि 1 डेसीमीटर वाली ट्यूब के अंदर 1 ग्राम पर ml वाले कॉन्सेंट्रेशन वाले सोल्यूशन को रखने पर जितना एंगल ऑफ रोटेशन शो होता है वही स्पेसिफिक रोटेशन कहलाता है। ठीक है, एंड जितना लाइट एंगल ऑफ रोटेशन शो करती है वही हमारा स्पेसिफिक रोटेशन कहलाता है। क्लियर है? इतनी बात को समझ लिए? चलिए, अच्छी बात है, इस बात को यहीं पे अब ख़त्म करते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखते हैं कि किसको हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहेंगे अपने अनुसार। ये तो एक्सपेरिमेंट के अनुसार हो गया, लाइट डिफ्लेक्शन शो करेगी, तो हम बार बार इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ी ना परफॉर्म करेंगे। ठीक, तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहला तरीका हमारे पास यही था कि हम क्या देखें, हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि भैया वो रोटेशन शो करे। अगर वो रोटेशन शो कर रही है तो उसी को हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूँ, उस एक्सपेरिमेंट में एक चीज़ मैं भूल गया हूँ। ठीक है, जल्दी के अंदर गड़बड़ा गया है। जब हमारा ये पोलराइजर था, तो इस पोलराइजर ने क्या किया, लाइट को छान के यहाँ पे भेजा, तो लाइट कुछ ऐसे नज़र आ रही थी। तो ये जो लाइट है इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसको याद रखेंगे, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। क्लियर है? पोलराइजर से जब लाइट निकल के गई तो जो लाइट आती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यानी ये पोलराइज्ड हो चुकी है, छना चुकी है। ठीक है, अब अगर रिफ्लेक्शन होता है या रोटेशन होता है तो रोटेशन किसका होता है, रोटेशन होता है इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट का, यानी रोटेशन प्लेन पोलराइज्ड लाइट के अंदर आता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा कि रोटेशन किसके अंदर आता है, कौन सी लाइट में, प्लेन पोलराइज्ड लाइट में, और इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में PPL बोल देते हैं। ठीक है, तो PPL, तो मेनली ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हम उसको बोलेंगे जिसका PPL क्या हो, रोटेशन शो करे, है ना, रोटेशन इन PPL, यस और नो। तो जिसके PPL में रोटेशन हो रहा है वो क्या होगा, मतलब ऐसा कंपाउंड जिसके PPL में, जिसमें PPL डालने में क्या हो रहा है, वो रोटेशन शो करा पा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। लेकिन इसके लिए सर हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, इस चीज़ को थोड़ा सा ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने पे ये देखा कि एक्चुअल में वही लोग अपने PPL को क्या कर पा रहे हैं, रोटेट कर पा रहे हैं, जिनके पास मतलब मेनली वो कंपाउंड क्या है, कायरल वाले हैं जी। तो कायरल कंपाउंड जो होते हैं वही ये काम करते हैं, यानी अपने PPL को क्या कर पा रहे हैं, रोटेट कर पा रहे हैं मेनली। और थोड़ा सा ऑब्जर्व किया तो एक्चुअल में कायरल कंपाउंड भी छोड़ो, ऐसे कंपाउंड जिनके पास AOS, छोड़ो AOS भी नहीं, POS, COS, AAOS। ठीक है, POS, COS, AAOS ध्यान देंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तीनों नहीं पाई जाती है। ऐसे कंपाउंड क्या करते हैं, रोटेशन शो कराते हैं अपने प्लेन पोलराइज्ड लाइट के अंदर, और उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। दैट मीन्स ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को जानना है, दैट मीन्स आपको क्या देख लेना होगा कि क्या उसके अंदर POS, COS या AOS पाया जा रहा है। अगर तीनों नहीं पाया जा रहा है, ध्यान देंगे, तीनों नहीं पाया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है।
समझ में आ रहा है? तो पहचानने का सिंपल तरीका यही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हमको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना ही नहीं पड़ेगा। अब इसमें मन में आपके क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर AOS भी था, तो AOS तो लेना देना है ही नहीं। अगर AOS है भी, ये तीनों नहीं है और AOS है, तो भी कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, ठीक है? तभी भी वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहलाएगा, ये याद रखेंगे। इसलिए जब हम पढ़ा रहे थे तभी भी बोल रहे थे कि AOS का ज़्यादा यहाँ पे यूज नहीं है, फर्क पड़ेगा ही नहीं है ना? यानी ये कंपाउंड के अंदर कोई फर्क नहीं डालेगा, फर्क डालेंगे तो ये सिर्फ तीनों, ठीक है? क्लियर है कि नहीं है? मेनली AOS जो होता है वो मेन काम करता है। अगर किसी कंपाउंड के अंदर, यानी किसी कंपाउंड का जो AOS है वही एब्सेंट है, उसके पास AOS पाया ही नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब 100% श्योर है कि वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा, ठीक है? क्योंकि आपको बताया भी गया है कि अगर मान लीजिए AOS है, S1 है, वो क्या है S1, मतलब AOS कैसा है, S1 वाला है, तो 100% इसके पास क्या पाया जाएगा, POS, और S2 है तो इसका मतलब 100% क्या पाया जाएगा, COS। क्लियर है? तो अगर यही एब्सेंट है तब वो दोनों नहीं पाए जाएंगे। अब दोनों नहीं पाए जाएंगे इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। क्लियर है? तो ये तरीका था हमारे पास क्या करने का, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को पहचानने का बिना एक्सपेरिमेंट के, ठीक है? क्लियर है? याद रखेंगे, रोटेशन PPL के अंदर यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट के अंदर अगर कोई भी कंपाउंड रोटेशन शो करा पा रहा है तो उसी कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहेंगे। या ऐसा कंपाउंड जो एक कायरल कंपाउंड है, ऐसा कंपाउंड जो क्या है, कायरल कंपाउंड है, वो क्या कहलाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहलाएगा। या ऐसा कंपाउंड जिसके पास ना POS है, ना COS है, ना ही AOS है, उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। क्या होता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, समझ में आ गया? ठीक है ना? क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई तो अच्छी बात है, आपको पकड़ में आ गया है सब कुछ। और अगर पकड़ में आ गया है तो फिर आपको क्या करना है, चीज़ों को अब आसानी से आगे बढ़ा देना है। ओके, तो इतना आप नोट डाउन करेंगे, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। तो ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम इस बारे में बात करेंगे, या मैं सीधे सीधे बताऊं तो मैं इस पूरे टॉपिक को यानी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की बात अगर मैं कर रहा हूं तो इसको दो भागों में डिवाइड करूंगा। दो भागों में मतलब, अब दो भागों में देखने का अर्थ समझिएगा। पहला तो ये कारण देखूंगा मैं, या ये मैं चेक करूंगा कि कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, दैट मीन्स हम ये चेक करेंगे पहले में, ठीक है? तो पहले वाले में तो चेक किया जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को, और दूसरे भाग में जब हमको पता चल गया कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो कौन डेक्स्ट्रो रोटेशन शो कर रहा है और कौन लीवो रोटेशन शो कर रहा है, उसके रोटेशन के बारे में बात करेंगे। और रोटेशन मतलब ध्यान से समझेंगे तो रोटेशन मतलब हम नाम रखना स्टार्ट करेंगे, दैट मीन्स हम नॉमेनक्लेचर देख रहे होंगे। नॉमेनक्लेचर मतलब समझेंगे ध्यान से, नॉमेनक्लेचर क्यों रख रहे हैं भाई? भाई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड एक टाइप के तो होंगे नहीं, दो टाइप के होंगे, एक तो डेक्स्ट्रो वाले और एक तो लीवो वाले। तो कौन डेक्स्ट्रो कहलाएगा कौन लीवो कहलाएगा, इसके लिए हमको नॉमेनक्लेचर समझना पड़ेगा, ठीक है? तो इसीलिए मैंने बोला कि इस पूरे को मैं दो पार्ट में देखूंगा। पहले में मैं चेक कर रहा हूँ और दूसरे में मैं उनके नाम को रख रहा हूँ, दैट मीन्स उनका नामकरण करूंगा कि ये डेक्स्ट्रो वाला है कि लीवो वाला। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा। करने वाले क्या है हम लोग, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किस पे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है कौन, यानी चेक करने वाले कॉन्सेप्ट पे। तो हम सबसे पहला काम करना स्टार्ट करेंगे, और वो कौन सा काम होगा, चेक करने वाला। तो अगर हम चेक करने वाली बात पे जाएं तो चेक करने वाली कहानी यहीं से स्टार्ट होती है भैया, जिनके पास कायरल कंपाउंड है, इनके पास क्या है, कायरल कंपाउंड है, उनके पास 100% श्योर क्या होंगे, ऑप्टिकल एक्टिवेट यानी ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी। यानी ऐसे कंपाउंड जिनके पास कायरल कंपाउंड है, यानी ऐसे कंपाउंड जो कायरल कंपाउंड है, तो इसका मतलब क्या है, वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा, ठीक? अब कायरल कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या है, मेनली क्या होना चाहिए, दो चीज़ें ध्यान देंगे। वो क्या सर, पहली चीज़ तो ये उसमें कायरल एटम होना चाहिए, है ना? क्या होना चाहिए, कायरल एटम। कायरल एटम बोलो या कायरल कार्बन बोलो, कायरल कार्बन बोलो, या इसी को हम लोग नाम दे देते हैं कायरल सेंटर, कायरल सेंटर।
देखिए कायरल एटम से कायरल कार्बन का मतलब नहीं है, मतलब जरूरी नहीं कि कायरल कार्बन हो, मेनली कायरल एटम हो, और ज़्यादातर हम ऑर्गेनिक के अंदर कार्बन देखते हैं, इसलिए मैंने बोल दिया कायरल कार्बन। बाकी दूसरे नंबर पे बात आती है कायरल सेंटर, या तो कायरल एटम लो या तो कायरल सेंटर लो। कायरल सेंटर, कायरल एटम या कायरल कार्बन अलग अलग नहीं है, सब सेम है, ठीक है। अब सब सेम होने का मतलब समझिएगा, मेनली क्या होता है कायरल कंपाउंड, क्या होता है कायरल एटम, क्या होता है कायरल सेंटर, और क्या होता है कायरल कार्बन। तो सबका मतलब एक ही है। कैसे एक ही है, देखिए कोई ऐसा एटम, कोई भी एक ऐसा एटम जो क्या हो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, है ना, जो क्या हो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, यानी sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, पहली बात। दूसरी बात क्या, दूसरी बात कि 4 डिफरेंट कनेक्टिविटी है इसकी, है ना, 4 अलग अलग एटम आर ग्रुप से क्या है ये जुड़ा हुआ है ना। तो 4 अलग अलग कनेक्टिविटी है, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम 4 लोगों से जुड़ता है, ठीक है। तो ये जो एटम है अगर वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा तो 4 लोगों से जुड़ेगा, और अगर वो चारों के चारों क्या है, डिफरेंट है, तो इस कंडीशन में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कायरल एटम बोलेंगे। और यही कायरल एटम क्या बनाएगा, कायरल कंपाउंड बनाएगा, ठीक है, क्लियर है। मेनली अगर हम देखें तो यहाँ पे A है तो इससे X जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ पे Y, फिर यहाँ पे Z और यहाँ पे W, तो 4 अलग अलग लोग जुड़े हैं, 4 लोग जुड़े हैं तो 100% क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और ये चीज़ों को आपको अगर समझना कि किसको हम कायरल कंपाउंड बोलेंगे, यानी कैसे पहचानेंगे कायरल कंपाउंड है या नहीं है, इसके पहले मैंने आपको समझा दिया है ना। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने सिर्फ यही चेक किया था कि कायरल कंपाउंड किसको हम कहेंगे, ठीक है, और कौन उसमें कायरल कंपाउंड है, सॉरी कौन उसमें कायरल कार्बन है कौन नहीं है, या कौन सा कायरल एटम है कौन नहीं है। तो मेनली अगर आप इस कंडीशन को पकड़ लेंगे तो बाकी यही करना ही होता है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, दैट मीन्स सिंगल बॉन्ड बनाए, कितने सिंगल बॉन्ड बनाए, 4 सिंगल बॉन्ड बनाए, और जो चारों जिनसे बना रहा है, जिनके साथ बना रहा है वो अलग अलग लोग हों, यानी अगर एक एटम 4 अलग अलग लोगों से सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ रहा है तो इस कंडीशन में उसी को हम लोग कायरल एटम कहेंगे, ठीक है। बस इतनी बात आपको जाननी होती है, ठीक है। चलिए अब और आगे बढ़े, अगर और आगे मतलब चेक करने वाला पोर्शन समझ में आ गया, है ना। तो ये कायरल कंपाउंड भी होते हैं ना, वो 2 टाइप के आपको नजर आएंगे। कितने टाइप के, 2। सर कायरल कंपाउंड कभी 2 हो ही नहीं सकते, ये बात ध्यान देंगे, होते हैं, ध्यान देंगे। कायरल कंपाउंड 2 होंगे। एक तो ऐसा कंपाउंड होगा जिसके अंदर ना ही POS होगा, ना ही COS होगा, और ना ही AOS होगा, और ना ही AOS होगा, चारों नहीं होंगे। फर्क तो इससे नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी मैंने बोला ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और ऐसा आएगा जिसमें POS, COS, AOS और इसी तरीके से AOS, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, लेकिन ये होगा। यानी एक ऐसा कायरल कंपाउंड होगा जिसमें ये चारों नहीं होंगे, और एक ऐसा कायरल कंपाउंड जिसमें ये 3 नहीं होंगे लेकिन ये जरूर होगा। समझ पा रहे ना, क्लियर है। तो ऐसे कायरल कंपाउंड को हम लोग ऐसे जिसमें चारों नहीं है एसिमेट्रिक कंपाउंड बोलते हैं। यहीं पे लिख दे रहा हूं मैं, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एसिमेट्रिक कंपाउंड, ठीक है। और जिसमें AOS प्रेजेंट है बाकी तीनों नहीं है तो उसको हम बोलेंगे डाइसिमेट्रिक कंपाउंड, डाइसिमेट्रिक कंपाउंड, ठीक है। ये डाइसिमेट्रिक कंपाउंड है, क्लियर है। चलिए अच्छी बात है। अब मेनली ये बात तो समझ में आ गई। दूसरी एक बात और समझ लीजिएगा, तो कायरल कंपाउंड के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, 4 अलग अलग होने चाहिए। लेकिन याद रखिएगा इसका सेकेंड डेफिनेशन जो ये बोलता है कि भैया कायरल कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होने चाहिए जिनका नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो। यानी ऐसे कंपाउंड को हमको लेना है जो क्या हो, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाते हैं। यानी हम क्या कर रहे हैं, इस कायरल कंपाउंड की मिरर इमेज बना रहे हैं, और ये जो मिरर इमेज है इस कायरल कंपाउंड के ऊपर क्या नहीं हो रहा है, उसको सुपर इम्पोज नहीं कर पा रहा है। तो इस कंडीशन में इसी कंपाउंड को हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है। ये भी याद रखेंगे। मेनली कायरल कंपाउंड क्या होता है वो समझ में आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन कायरल कंपाउंड का सेकंड डेफिनेशन ये भी है कि भैया ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका जब हम मिरर इमेज बनाते हैं तो क्या होते हैं,
नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं। अगर मान लो वो मिरर इमेज बना रहे, ध्यान से याद करिएगा, अगर मिरर इमेज बना और अगर सुपर इम्पोजिबल हो गया, एक मिनट समझिएगा, तब तो AOS आ गया ना। और अगर AOS प्रेजेंट है तब वो क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं होंगे। समझ आ रहा है ना। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होने के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होना चाहिए। मिरर इमेज अगर नॉन क्या बोलते हैं सुपर इम्पोजिबल हो गया, इसका मतलब AOS प्रेजेंट है। और अगर AOS प्रेजेंट है, ठीक है। अब जो मैं एक बात बोलूँगा थोड़ा सा आपके लिए कन्फ्यूज़न वाला होगा, लेकिन सत्यता यही है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे बहुत सारे आपको कायरल कंपाउंड मिलेंगे। मैं बोल रहा हूँ ना, एक मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि क्रिटिकल स्टेटमेंट है ये अपने आप में, या ऐसे ही बोल सकता हूँ विवादित है ये। लेकिन बात सही से ये जानिए कि ऐसे कायरल कंपाउंड आपको मिलेंगे जो आपको कैसे नज़र आएंगे, सुपर इम्पोजिबल नहीं है। नहीं सर, ऐसे कायरल कंपाउंड जो सुपर इम्पोजिबल इमेज बनाएंगे, कुछ ऐसे मिलेंगे, सब नहीं, मैक्सिमम नहीं, थोड़े से मिलेंगे ऐसे जो सुपर इम्पोजिबल इमेज बनाएंगे और वो क्या होंगे, कायरल भी होंगे। समझ पा रहे ना। इसीलिए सेकेंड डेफिनेशन डाली गई है कि हमको वो कायरल कंपाउंड रखना है जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाए। क्योंकि अगर कायरल कंपाउंड पे ही लेके चलेंगे हम लोग तो कुछ एक्सेप्शन आ जाएंगे कि जिसमें कायरल एटम प्रेजेंट होगा, वो कायरल कंपाउंड कहलाते भी हैं, लेकिन वो सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बना देंगे। समझ पा रहे हैं। तो याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा कि हमें वो कायरल कंपाउंड लेने हैं जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाए। ठीक है। अगर सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बन गया तो 100% वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं माना जाएगा। ठीक है। इसीलिए सेकेंड डेफिनेशन यहाँ के लिए बहुत ज़रूरी है। सिर्फ sp3 हाइब्रिडाइजेशन और 4 अलग अलग कनेक्टिविटी के आधार पे आप किसी कंपाउंड को लेके ये नहीं बोल सकते कि वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। वो होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ ये होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इमेज बन गई तो 100% AOS होगा। AOS है क्या, वही तो है मिरर इमेज। क्या कर रहे हो आप, टर्न करके फिर से उसके ऊपर मिरर इमेज तो बना रहे हो, और मिरर इमेज बनने का मतलब क्या है, AOS प्रेजेंट है। AOS प्रेजेंट होगा तो फिर वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा नहीं। इसीलिए सबसे निचले स्तर के लोगों को पकड़ा जाता है। मतलब जब मैंने कंडीशन बनाई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की, बड़े ध्यान से समझेंगे, तो मैंने बोला कि भैया रोटेशन होना चाहिए किसके अंदर, PPL में होना चाहिए। फिर दूसरे नंबर पे मैंने बोला कि चलो ये नहीं समझ में आ रहा क्योंकि एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, तो ये देख लो कि क्या उसके पास कायरल कंपाउंड है ना। मैंने ये लिखा। फिर मैंने देखो मुझे शक था, तभी तो मैं तीसरे वाले पे गया। नहीं तो मैं ये भी बोल देता कि जिनके पास कायरल कंपाउंड है वहीं पे खत्म कर दो, वो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। मैंने कहा उसको भी छोड़ो, कायरल कंपाउंड मिलना अच्छी बात है, उनमें भी देखो कि किनके पास ऐसे हैं जो मतलब कौन ऐसे कंपाउंड है जो ना POS वाले हैं, ना COS वाले हैं, और ना ही AOS वाले हैं। अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज नहीं है तब 100% ले लो कि वही वाले क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। दैट मीन्स ये सबसे निचला जो लेवल है ये डिफाइन कर रहा है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को। ठीक है। और इसी के कारण इस कायरल कंपाउंड की ये डेफिनेशन बनाई गई है कि भैया ऐसे कायरल कंपाउंड जो मिरर इमेज ना बना पाए, मिरर इमेज जो बन रहा है वो सुपर इम्पोजिबल ना हो। यानी किसी कायरल कंपाउंड की अगर मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल नहीं है तो इसका मतलब वो कायरल कंपाउंड ही ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड माना जाएगा। ठीक है। उसमें भी अगर चारों नहीं प्रेजेंट है तो उनको क्या बोलेंगे हम लोग, एसिमेट्रिक कंपाउंड। और अगर चारों में से AOS प्रेजेंट है तो डाइसिमेट्रिक, लेकिन है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐसे क्या होंगे, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का। ठीक है। अब अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन करिए, चेक करने का तरीका आपको पता है, इसमें ज़्यादा दिमाग दौड़ाना ही नहीं है अब। ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग, उसके बाद हम कहानी को नेक्स्ट वाले मूवमेंट पे लेके जाएंगे। चलिए, तो ये हमारे सामने कुछ ऐसे हमारे पास क्या है, रैंडमली बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इनमें हमको देखना है कि कौन ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। ठीक है। तो 4 तक में तो आपको यही करना है। 5 से कहानी 10 तक जब जाएगी तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि कितने कायरल कार्बन प्रेजेंट है।
ठीक है, ये देखना है, या कितने कायरल एटम है, क्योंकि कायरल कंपाउंड तो सब मिलेंगे। और जो साइड में लिखा हुआ है, साइड में ये है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। ठीक है, तो इसको देखना है। तो बारी बारी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शुरुआत के चार, तो शुरुआत के चार में से कोई एक करेक्ट है। अब क्वेश्चन क्या है उस अनुसार आप बता पाओगे कि करेक्ट क्या है, करेक्ट क्या नहीं है। तो क्वेश्चन ने ये पूछा है कि इसमें से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव एल्केन है, ऑप्टिकली एक्टिव एल्केन है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये देखो, इनमें से है ही नहीं, ये है कोई भी नहीं है, इसमें बिल्कुल नहीं है, इसमें भी बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? सीधा सीधा कारण है, कोई भी कार्बन एटम क्या नहीं है, कायरल कार्बन नहीं बन पा रहा है ना, यानी कोई भी इसमें कायरल कंपाउंड बन ही नहीं पा रहा है ना। और जब कोई भी कायरल कंपाउंड नहीं बन पा रहा है, क्योंकि आप किसी भी कार्बन को पकड़ोगे तो वहां पे दो ऐसे जरूर मिल जाएंगे, मिनिमम दो ऐसे मिल जाएंगे जो सिमिलर होंगे। भाई हमारे पास चार कनेक्टिविटी डिफरेंट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए इस कार्बन को अगर हम पकड़े तो इसके पास 3 ठो सेम हाइड्रोजन हो गए, मतलब 3 सेम लोगों से कनेक्टिविटी हो गई, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देख लो, इसके पास 2 हो गए, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे ये भी 2 बना दिया, इसके पास भी नहीं होंगे, इसके पास भी नहीं होंगे। समझ पा रहे? सेम नहीं होना चाहिए था, ये लोग सेम लेके बैठे हैं, यहाँ भी सेम लेके बैठे हैं, है ना। यस और नो? क्या ये सिमिलर लेके बैठा है इस वाले का? अगर देखा जाए, सॉरी यहाँ पे CH2 होगा, ठीक है। अगर CH होता तो शायद फील आ रहा था कि हो सकता था, लेकिन CH कभी एग्जिस्ट करेगा नहीं वहाँ पे, ठीक है। तो CH2, इसलिए ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। और ये इसलिए भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। अब कहानी इस पे आती है। तो यहाँ पे देखो ये कार्बन है, इस कार्बन से इधर CH3, इधर C3H7, इधर H और इधर साइक्लोब्यूटेन। तो साइक्लोब्यूटेन, इधर 4 अलग अलग डिफरेंट ग्रुप है कि नहीं है। तो इसका मतलब यही क्या होगा, हमारा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा या ऑप्टिकली एक्टिव एल्केन होगा। जबकि ये सब के सब क्या होंगे, इनएक्टिव होंगे, सब के सब क्या होंगे, इनएक्टिव। ये भी इनएक्टिव है, ये भी इनएक्टिव है, सिर्फ और सिर्फ एक्टिव कौन है, ये वाला। अब इसमें आपको ये बताना है कि कौन कौन से जो कार्बन है वो कायरल कार्बन कहलाने लायक है, ठीक है। तो कहानी वही रहेगी कि भैया 4 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। सबसे पहले इस कार्बन को पकड़ते हैं, यहाँ वाला कार्बन, तो यहाँ वाला कार्बन इसके साथ कनेक्ट है, यानी अगले वाले कार्बन के साथ कनेक्ट है, और 3 इसके साथ क्या हो जुड़े होंगे, हाइड्रोजन। तो ये तो नहीं है ना। इस वाले कार्बन के पास आओ, तो ये कार्बन है, इसके पास डबल बॉन्ड है, इधर क्या है, CH3 है, और इधर क्या है हमारे पास, तो इधर भी एक चैन है ना। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या जानते हैं क्या, कि ये sp3 हाइब्रिडाइज नहीं है। जब भी ये किसी के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा दैट मीन्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, दैट मीन्स ये वाला भी नहीं है ना, ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है। अब इस वाले के पास आते हैं, इस कार्बन के पास, तो ये कार्बन यहाँ पे है, इससे कौन जुड़ा हुआ है, Cl जुड़ा हुआ है, इधर कौन है, इधर CH3 है, और इधर कोई चैन है, ठीक है ना। और ऊपर क्या होगा, H। तो क्या ये है, बिल्कुल है। 4 बनाया और चारों अलग अलग लोगों से, तो ये क्या कहलाएगा, ये कायरल कार्बन कहलाएगा, है ना। अब थोड़ा ध्यान देना, हमेशा जब भी हमको कायरल कार्बन या कायरल सेंटर अगर देखा जाए तो यही कायरल सेंटर है, यही क्या है, कायरल सेंटर। इसी को हम कायरल सेंटर भी बोलेंगे। कायरल सेंटर मतलब ये पूरे कंपाउंड का सेंटर मान लिया जाएगा, ठीक है। इधर देखो तो इधर R, इधर CH3, इधर H और इधर Cl। तो उसके ऊपर आप क्या बना दोगे, स्टार। क्या बना दोगे, स्टार। स्टार ये शो कर रहा है कि ये क्या है, कायरल सेंटर है, ठीक है। तो स्टार के थ्रू आप शो कर सकते हो, बाकी ये वाला नहीं है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ वाले कार्बन को देखो, तो ये कार्बन इधर क्या है, NH2 लेके बैठा हुआ है, और इधर क्या है, C से लेके बैठा हुआ है। मतलब इधर देखो तो NH2, इधर क्या है, हाइड्रोजन होगा, इधर क्या है, C, और इधर फिर नीचे क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। तो 2 सेम हाइड्रोजन नहीं आने चाहिए, है ना, सेम ग्रुप आ गए, इसलिए ये नहीं है। अच्छा यहाँ पे आ जाओ, ये भी नहीं है। यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्डेड है तो ये नहीं होगा। यहाँ वाले पे देख लो, तो यहाँ क्या होगा, C है, OH है, और इधर क्या है, ग्रुप है, और इधर H, इधर H। तो क्या इसमें कहीं भी है, कोई भी नहीं है। दैट मीन्स इसको यहाँ से तुरंत क्लिक कर दो कि इसमें एक भी नहीं है ना। इस वाले के पास आओ, इसमें क्या है, कोई, बिल्कुल ये वाला है ना। देखो एक तो Cl से जुड़ा है, एक तो R इधर और इधर R, है ना, यानी इधर R डैश, इधर R और नीचे H। तो ये क्या होगा हमारा, ये हमारा होगा, है ना, कायरल कार्बन होगा, यानी यही कायरल सेंटर है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। चलिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखेंगे हम लोग। तो अगर पिछली क्लासेस जिन लोगों ने भी देखी होगी उनको पता होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितने हैं, 2। एक तो यहाँ पे है,
एक तो यहाँ पे है ना, इस पोर्शन पे, और एक तो यहाँ पे है, ठीक है, दो है। क्यों है देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे ये वाला जो C है, ये C CH3 से इधर जुड़ा है, नीचे अलग है ना, और ऊपर क्या है, अलग है ना, क्लियर है, और इधर क्या है, H है, ठीक है। तो इधर R डैश और इधर R, क्लियर है, सॉरी इधर R डैश और इधर R, तो ये अलग अलग लोगों से जुड़ा है, तो ये भी होगा और इसी तरीके से ये भी होगा, सेम कहानी है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड माना जाएगा, ठीक है, अगर इसका क्या हो, मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल ना हो तो, क्लियर है, ठीक। अब दूसरे नंबर पे आते हैं यहाँ वाले पे, तो यहाँ वाले पे थोड़ा सा आपको दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप रेजोनेंस जानते हैं तो इसलिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा रेजोनेंस का यूज करेंगे, बिना रेजोनेंस के यूज के हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा नहीं यूज करेंगे, थोड़ा सा यूज करेंगे। मेनली ध्यान से देखेंगे आप तो यहाँ वाले कंपाउंड में, तो ये बेंजीन तो बिल्कुल नहीं है, नहीं है ना, बेंजीन कभी भी, बेंजीन के अंदर कोई भी कार्बन एटम है तो वो कभी भी कायरल कार्बन नहीं बन सकता, ये बेंजीन नहीं था, ये साइक्लोहेक्सेन था, ठीक है, ये बेंजीन नहीं है, सॉरी ये बेंजीन नहीं है, ये है दूसरा कुछ, ये बेंजीन है। तो बेंजीन में हमेशा याद रखेंगे कि कार्बन जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं शो करता है, वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, इसीलिए हम लोग बेंजीन के अंदर किसी भी कार्बन को कायरल कार्बन नहीं ले सकते, ठीक, यहीं से बात खत्म, ठीक। तो हमको इससे लेना, इसको लेना ही नहीं है और इसके अंदर कार्बन को चेक ही नहीं करना है, चेक करना है बाहर वाले आइटम को। बाहर कौन है, नाइट्रोजन। तो अगर हम नाइट्रोजन को चेक करें तो नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं, एक तो लोन पेयर होता है और 3 लोगों से ये मिलके बनता है, लेकिन सीधी सीधी बात करें तो नाइट्रोजन भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, बिल्कुल। देखिए एक तो हाइड्रोजन से जुड़ा है, एक तो ये सिंगल बॉन्ड, एक तो ये सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड हो गए, 3 सिंगल बॉन्ड हो गए, 3 सिंगल बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो एक लोन पेयर 3 सिंगल बॉन्ड में, दैट मीन्स क्या हो गया 4, और यानी ये शो कर रहा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। लेकिन नाइट्रोजन को हम ये तो देख लेते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा खतरनाक कनेक्टिविटी दिखा रहा होता है, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है लेकिन समय आने पे अपने sp3 हाइब्रिडाइजेशन को sp2 में कन्वर्ट करा देता है। समझ पा रहे हैं, नाइट्रोजन दिखा तो रहा है इस समय कि मैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम हूँ, लेकिन ये बाद में क्या हो जाता है, इस लोन पेयर के कारण अपने आप को बदल लेता है और sp3 से sp2 में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ये सबसे पहला काम करेगा, यहाँ से उठा के इसको दे देगा, तो जो ही ये देगा यहाँ पे क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड लग गया, और यहाँ वाला जो कार्बन एटम है वो क्या हो जाएगा, इसके पास क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। कैसा आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, आया ना। अगर मैंने कनेक्ट किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। मुझे उससे भी लेना देना नहीं है, बस इतना दिमाग में रखिए कि ये डबल बॉन्ड कहाँ पे डाल देगा, सर ये जो लोन पेयर है इसको कहाँ पे शेयर कर देगा, यहाँ पे, और इससे क्या कनेक्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड, और जो ही डबल बॉन्ड बन जाएगा कहानी चेंज हो जाएगी। समझ पा रहे ना, आई बात समझ में, तो कनेक्शन वहाँ पे चेंज हो जाएगा, और कनेक्शन चेंज होने का मतलब आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करने लगा, और जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करने लगा तब ये हमारा कायरल एटम बनने के लायक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसा ही करेगा, जब भी बेंजीन देखेगा और बेंजीन के साथ कभी भी नाइट्रोजन कनेक्ट होगा तो 100% नाइट्रोजन बेंजीन को देख के अपना क्या कर लेगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन दिखाएगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन हमेशा, देखिए कार्बन ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि कार्बन के पास लोन पेयर होता ही नहीं है, कार्बन के पास लोन पेयर नहीं होता है। नाइट्रोजन शो कर सकता है, ऑक्सीजन शो कर सकता है, सल्फर शो कर सकता है, जो भी जिनके पास क्या है लोन पेयर है वही करेंगे, है ना। तो मेनली ये रेजोनेंस इफेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है ये, रेजोनेंस इफेक्ट। तो ये यहाँ पे ऐसा कर लेगा, तो मैं यहाँ वाले नाइट्रोजन को तो छोड़ दूंगा क्योंकि ये 100% हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन कर लेगा। अब इसके पास आ रहे हैं, ये फिलहाल में ये भी दिख रहा है कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम है, नाइट्रोजन 3 लोगों से कनेक्टेड है और एक इसके पास क्या है, लोन पेयर, है ना। अब फिर मैं सोचूंगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसको ले लूँ, मैं देख रहा हूँ कि हाँ ये ठीक है sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है तो इस समय मैं इसको ले लूँ, बाद में फिर से क्या कर दे, रेजोनेंस इफेक्ट के कारण अपने लोन पेयर को सेंड करके डबल बॉन्ड बना ले। तो ध्यान देंगे ये नाइट्रोजन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाएगा। समझ पा रहे हैं मैंने क्या बोला, यहाँ वाला नाइट्रोजन ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाएगा। अब इसका कारण क्या है, इसका कारण है जब ये शेयर करेगा तो लेने के लिए टेंडेंसी भी तो होनी चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा भी रेजोनेंस के बारे में पता होगा तो इतना जरूर पता होगा, मैं ज़्यादा नहीं डीप में जा रहा हूँ, इतना ही मैं बता रहा हूँ कि ये डबल बॉन्ड यदि शेयर करेगा तो उसके लिए मान लीजिए यहाँ पे इसने डबल बॉन्ड लगा दिया तो ये कार्बन को तोड़ना पड़ेगा बाकी लोगों से, है ना। बाकी लोगों मतलब इससे इसकी कनेक्टिविटी खत्म होनी चाहिए। अब ये अपनी कनेक्टिविटी नहीं खत्म कर सकता। नहीं समझे सर, एकदम नहीं समझे, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे नाइट्रोजन है, ठीक है, तो सबसे नीचे वाले में हम देखते हैं, ये नाइट्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन है, इधर ऊपर ग्रुप जुड़ा हुआ है
और नीचे यहाँ पे हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं ये है C, है ना, C। फिर यहाँ पे फिर क्या है, यहाँ से फिर आप देखेंगे तो यहाँ से फिर क्या है, C है, और यहीं से 2 C निकले हुए हैं, है ना। एक C यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक एक C और फिर एक C इधर, ठीक है। और उसके बाद फिर इधर C और इधर C, ऐसे चल रहा है। एक सेकंड, सॉरी, हाँ देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, C है, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या है, C है, ठीक है, ऐसे चल रहा है। अब मेनली अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अगर इस नाइट्रोजन ने अपने डबल बॉन्ड को यहाँ पे डाल दिया, सॉरी लोन पेयर को यहाँ पे ट्रांसफ़र किया, तो लोन पेयर अगर ये ट्रांसफ़र कर रहा है तो ये ऑलरेडी क्या होगा, ये एक्चुअल में 3 लोगों से बना है, तो यहाँ पे एक H होगा, तो H को तो हटा नहीं सकता, तो H को हटाएगा नहीं, तो अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा तो इसका तो 5 हो जाएगा इस कार्बन का, है ना। और ऐसा भी नहीं है कि इसको क्या कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है आगे, तो मजबूरन क्या होगा, इसको इसके साथ बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ने का मतलब यहाँ पे कहानी खत्म हो जाएगी। तो इस कंडीशन में देख रहा है, ध्यान से समझिएगा, रेजोनेंस तभी आएगा जब आगे ट्रांसफर करने वाली स्थिति बनेगी। समझ पा रहे हैं, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड अगर ऐसा लोन पेयर दे दे रहा है तो यहाँ पे ट्रांसफर होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। सिंगल बॉन्ड अगर पूरे कंपाउंड में है तब अगर ये लोन पेयर डाला है तो 100% बॉन्ड टूट जाएगा कहीं ना कहीं। अगर कहीं पे एकाध जगह पे क्या होता, डबल बॉन्ड होता तो ट्रांसफर हो जाता। समझ पा रहे हैं, यही कहानी बनती है। याद रखेंगे कि कभी भी जब डबल बॉन्ड की कहानी में मतलब सॉरी लोन पेयर लेके आता है नाइट्रोजन, तो ये जरूर देखता है कि अगला वाला जो है वो सबसे मतलब जिस कंपाउंड से मैं जुड़ा हूँ उसमें डबल बॉन्ड है कि नहीं है। मैं बहुत बेसिक बात बता रहा हूँ, है ना। ऐसा नहीं कि रेजोनेंस ऐसे ही चलता है, रेजोनेंस की कहानी थोड़ी सी अलग है, लेकिन आप इतना ही ध्यान देंगे कि भैया अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, इस लोन पेयर को ट्रांसफ़र किया, तो ये जो कार्बन है इसको बाकी लोगों से कनेक्शन तोड़ना पड़ जाएगा, और अगर तोड़ना पड़ गया तो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा ना ये पूरा का पूरा कंपाउंड, यानी ये पूरा कंपाउंड वो नहीं रह जाएगा जो है ना। यहाँ पे देखिए इसने ट्रांसफ़र किया तो क्या हुआ, यहाँ पे टूट गया कनेक्शन, एक कार्बन का दूसरे कार्बन से कनेक्शन टूटा है नहीं, बस ये होगा कि चार्जेस आ जाएंगे भाई, यहाँ से अगर जो ही इसने दिया तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और जो डबल बॉन्ड था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। बस यही हो रहा होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होता है, इसमें बॉन्ड ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो ट्रांसफ़र होने के चांसेस नहीं है। तो आई बात समझ में, इसलिए यहाँ वाला नाइट्रोजन तो शो करेगा, क्या शो करेगा, रेजोनेंस शो करेगा। दैट मीन्स ये क्या बन जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला, यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, लेकिन ये वाला नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हमेशा क्या रहेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला रहेगा, यानी इसके कारण ये वाला जो नाइट्रोजन है हमारा, ये कायरल एटम कहलाएगा, हाँ या ना, ये कायरल एटम कहलाएगा। क्लियर है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब आपको कभी भी नाइट्रोजन कहीं पे नज़र आ रहा है तो आप ये देखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो लोन पेयर ट्रांसफ़र कर सकता है। अगर जिसके साथ जुड़ा है अगर वहाँ पे वो लोन पेयर अपना ट्रांसफ़र कर सकता है, दैट मीन्स वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला नाइट्रोजन है, और अगर नहीं ट्रांसफ़र कर सकता तभी वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला कहलाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ वाले में देखेंगे तो यहाँ वाले में अगर हम बात करें तो कैसा है, यहाँ पे NH2 है ना। अब यहाँ पे मत सोचिएगा कि यहाँ भी ट्रांसफ़र होगा, यहाँ भी ट्रांसफ़र होने के चांसेस नहीं है, ठीक है ना। तो इससे हमको लेना देना भी नहीं है, ये नाइट्रोजन हमारा कायरल एटम बन ही नहीं सकता क्योंकि ये 2 सेम एटम के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। हम कार्बन देखेंगे तो यहाँ वाला कार्बन तो नहीं होगा, यहाँ वाला कार्बन है बिल्कुल, ये C है, उधर ऊपर क्या है NH2 है, इधर क्या है R है, इधर क्या है CH3 है, और इधर नीचे क्या है H है कि नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला तो क्या है, 4 अलग अलग लोगों से जुड़ा है, इसका मतलब ये क्या मेरा बन जाएगा, कायरल सेंटर बन जाएगा या कायरल एटम कहलाएगा। अब जरूरी नहीं कि एक कंपाउंड के अंदर एक ही कायरल एटम हो या कायरल सेंटर हो, कई अलग अलग हो सकते हैं। देखिए कायरल सेंटर जब मैं बोलूँगा तो एक को मैं कन्वर्ट करके मतलब एक को पकड़ूंगा, बाकी सबको उसके ग्रुप्स के अंदर कन्वर्ट कर, कनेक्टिविटी ग्रुप्स के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा, तो वो क्या कहलाएगा, कायरल सेंटर। अदरवाइज कायरल एटम की बात करें, कायरल कार्बन की बात करें तो एक कंपाउंड के अंदर कई सारे हो सकते हैं, ठीक है। अब एक बात यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये वाला कार्बन है तो यहाँ वाला कार्बन बना सकता है क्या, बिल्कुल नहीं। देखिए डबल बॉन्डेड है ना ये, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला होगा, यानी ये वाला नहीं होगा, सिर्फ एक है, ठीक है। क्लियर है, आई होप कहानी समझ में आ गई होगी। अब इनकी बात कर लें कि इनमें कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या है, कंपाउंड है। ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, अच्छी बात है। तो फटाफट हम देखते हैं इनको। अगर हम इनकी बात करें तो 2-क्लोरोपेंटेन दिया गया है, ठीक है। तो मेनली क्या है, पेंटेन है ना। तो 1 2 3 4
5, ऐसे हो गया। वैसे बोला है 2 पे लगाना है क्लोरीन को, तो 2 पे क्लोरीन को लगा दिया। ठीक है, क्या ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है कि नहीं है? देखिए इसमें एक कायरल एटम पाया जाएगा, देखिए यहाँ वाले पे, बाकी ये नहीं है, ये नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे क्या है, एक कायरल एटम प्रेजेंट है, कायरल कार्बन प्रेजेंट है। अगर एक कायरल कार्बन है तो इसका मतलब 100% क्या होगा, कायरल कंपाउंड बनाएगा ये। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे तो इसको हम यहाँ पे देखेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे देख लीजिए Cl, यहाँ पे CH3, इधर क्या है R, इधर H है ना, तो यहाँ पे ये बन रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ठीक है ना, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। 2-क्लोरोप्रोपेनॉल, तो ये क्या है भाई, ऑल कब लगता है, जब अल्कोहल ग्रुप जुड़ता है। ठीक है ना, तो मेनली अगर हम यहाँ पे बात करें तो 1, 2, 3 और 4, और यहाँ पे क्या लग गया है, OH, क्या लग गया है, OH। हाँ प्रोपेनॉल सही तो है। फिर यहाँ पे क्या है, सॉरी क्लोरीन है, यहाँ पे क्या है, क्लोरीन। इधर से ही नामकरण करेंगे, ये सब दिक्कत नहीं है। चलिए फटाफट देख लेते हैं यहाँ पे। एक सेकंड रुक जाइए, 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे क्या है, OH है, सॉरी प्रोप है, सॉरी यहाँ पे OH डायरेक्ट डालेंगे, सही है अभी। और यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे Cl रहेगा। यहाँ पे प्रोप है मतलब 3 कार्बन होंगे, दिमाग से उतर गया है, प्रोपेनॉल मतलब ब्यूट समझ लिया मैंने। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कैसे नामकरण करेंगे, नामकरण हमको करना ही नहीं है भाई, हमको देखना है ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, और उसके लिए हमको कायरल कार्बन ढूंढना है। तो यहाँ वाला होगा क्या, यहाँ पे देखेंगे इधर CS, मतलब इधर ग्रुप जुड़ा हुआ है R, इधर OH, इधर H, तो इधर H, तो ये नहीं होगा, यानी ये नहीं होगा। यहाँ वाले पे आते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे C है, ऊपर Cl जुड़ा है, इधर R' जुड़ा होगा, इधर R जुड़ा होगा, और इधर नीचे क्या है, H है, तो ये वाला होगा ना, यानी ये वाला होगा। ठीक है, क्लियर है, यानी ये भी क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, अब थोड़ा और आगे देखेंगे, कहाँ पे आएंगे, तीसरे नंबर पे, ये वाला। ये तो पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था। फटाफट देखेंगे, 2-क्लोरो-2-मेथाइल ब्यूटेन। ठीक है, तो यहाँ पे 4 लेना है हमको, हो गया। अब यहाँ पे 2 पे हमको क्या ले लेना है, क्लोरीन, और यहीं पे हमको क्या ले लेना है, मेथेन भी। ठीक है ना, तो ऐसे ले लीजिए, यहाँ छोड़िए, यहाँ सबसे बेटर है, यहाँ वाले पे आते हैं, इधर से यहाँ पे CH3 और यहाँ पे Cl, ऐसे लटका हुआ है। अब अगर मैं देखूँ तो ये वाला बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा, बिल्कुल सर नहीं बनेगा। देखिएगा पहले, देखिए यहाँ पे CH3 है और नीचे क्या है, Cl है, इधर R है, लेकिन इधर भी क्या है, CH3 है ना, तो ये नहीं होगा। क्लियर है, इस वाले की बात करें तो यहाँ भी नहीं होगा, यानी इसके अंदर कोई भी कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है, यानी कोई कायरल कंपाउंड ही नहीं है, सॉरी कोई कायरल एटम नहीं होने के कारण ये कार्बन कायरल कंपाउंड नहीं है। और अगर ये कायरल कंपाउंड नहीं है तो ये क्या होगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होगा। ये वाला क्या था, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड था। ठीक है, अब चौथे नंबर वाले को भी देख लीजिए, 2-क्लोरो-ब्यूटेन। ठीक है, तो यहाँ पे Cl लगा दिया है ना। अब ये बनेगा कि नहीं बन जाएगा, ये बन जाएगा। अगर मैं इसका देखूं तो यहाँ पे मिल जा रहा है मुझे, तो इसको मैं बना देता हूँ। ठीक है, देख लो, यहाँ पे C है, नीचे आपने Cl लगाया तो ऊपर H होगा, इधर R है, इधर CH3 है, तो क्या है, ये कायरल कार्बन है। और कायरल कार्बन प्रेजेंट है, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा कंपाउंड ही क्या हो जाएगा, कायरल कंपाउंड। और कायरल कंपाउंड मतलब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, है ना, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अरे इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये तो क्या है आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। क्लियर है, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, थर्ड वाला। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है, बिल्कुल। अब इस पूरी कहानी को मैं यहीं पे क्या करूँगा, ख़त्म करूँगा। ठीक है, और हम लोगों ने ये सीख लिया कि कैसे हम चेक करेंगे। तो चेक करने का तरीका क्या है, पता चल गया है ना। ठीक, नॉर्मली आपको क्या याद रखना है, जो थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव है याद रखेंगे। इसी नोट के साथ मैं ख़त्म कर दूंगा कि मेनली आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मिलेंगे जिनमें
केवल और केवल एक कायरल कार्बन प्रेजेंट होंगे या एक कायरल एटम प्रेजेंट होगा। समझ पा रहे हैं? ठीक, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा, केवल एक। मैंने क्या बोला? केवल एक। कई सारे हो सकते हैं लेकिन केवल एक अगर प्रेजेंट होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। इफ एनी कंपाउंड है only one chiral atom, then it must be an optically active compound। ठीक है, क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा। नॉर्मली तरीका क्या होगा चेक करने का, मैं यहाँ पे सीधा सीधा बोल दे रहा हूँ। चेक करने का सबसे पहला तरीका है कि आप ये देख लो कायरल कंपाउंड है या नहीं है। अगर कायरल कंपाउंड है तो उसमें भी ये चेक कर लो कि क्या है,